हाँ, तो क्लास 9 के बच्चे, हम आपके हिस्ट्री बुक में चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाम है इसका नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसमें 2-3 क्लासें लगती है तब पूरी होती है। आपने शुरुआती दौर में देखा कि एक हेलमुट नाम का बच्चा था जो अपनी माता के पिता के फुसफुसाहट सुनते हैं, उनके पिता फिर आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वो जर्मनी ने शुरू किया था। जर्मनी की हार हो गई, फिर वर्साई की संधि हुई। हमने ये भी बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं, ये भी बताया था, क्योंकि बड़े पैमाने पर लड़ा गया था। विश्व युद्ध कहलाता है क्योंकि उसमें पूरी दुनिया लड़ रही होती है। और फिर मैंने बताया था कि एक से एक हथियार सबका यूज़ हुआ था इसमें। अब हम आपको बताएंगे कि हिटलर, राइज ऑफ हिटलर के बारे में, वो पावर में कैसे आया। तो आपने पहले देख लिया कि जर्मनी का वर्साई के संधि के बाद क्या हाल हो गया। जर्मनी का मार्क डॉलर के मुकाबले किस कदर गिर रहा था। 9 करोड़ 88 लाख मार्क में तो 1 किलो चावल या 1 पाव रोटी मिल रहा था। लोग बैलगाड़ी पर पैसे भरकर ले जाते थे और पोटली में सामान खरीद कर लाते थे। ये सब कुछ हिटलर देख रहा था। हिटलर बहुत ही इस बात से दुखी था वो कि हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो सैनिक था, रसद पहुंचाने वाला सैनिक था। अब देखते हैं कि हिटलर पावर में कैसे आया। तो हिटलर का जन्म है 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। जर्मनी में इसका जन्म नहीं हुआ था। उसके माता पिता उस वक्त ऑस्ट्रिया में रहते थे 1889 को। ये आप ना इतिहास में एक नई बातें देखोगे। 89, 79, 69, ये जो साल है ना तीनों, फिर 39, ये सब जो साल है ना बड़ी क्रूशियल ईयर है ये सब। इसमें ऐसे ऐसे महान लोगों का जन्म हुआ है, ग्रेट लोगों का। वॉर सब शुरू हुआ है। अब 69 में महात्मा गांधी का 1869 में जन्म हुआ। 1779 को आप जानते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। 1789 में 89 में हुआ। 79 में भी कई सारी चीज़ें हुई। और 1889 में हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर वर्साइल की ट्रीटी को सुन रहा था। 1919 में जब वर्साई की संधि हुई उससे वो बहुत दुखी था। 1923 में हिटलर पावर में आना चाहता था। वो चांसलर हिंडनबर्ग को हटाना चाहता था और चाहता था कि अगर मैं गद्दी पर बैठ जाऊं तो जर्मनी का भाग्य सुधार दूंगा, क्योंकि जर्मनी के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं था। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज कहाँ बोया गया था? वर्साई की संधि में ही बो दिया गया था। तो 1923 को तख्ता पलट यानी कि काउट करने की कोशिश हिटलर ने किया। हिटलर ने प्लान बनाया था कि हम पूरे हिंडनबर्ग के जो राष्ट्रपति का भवन होता है, घर होता है, उसको घेर लेंगे और अरेस्ट करके हिंडनबर्ग को मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। इसके लिए उसने पूरी तैयारी की और राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को के महल को चारों तरफ से घेर लिया इसने। लेकिन पहले ही शायद हिंडनबर्ग को हिटलर के किसी एक साथी ने बता दिया था कि ये तख्ता पलट करने वाला है 1923 में। और जब हिटलर उसके भवन को घेर रखा था, चांसलर के हिंडनबर्ग के, तो उसने पाया क्या कि हम उसके भवन को घेर रखे हैं और हिंडनबर्ग के सैनिक जो थे वो हमें घेर रखा है। ऐसे में यही अरेस्ट हो गया, क्योंकि कोई ना कोई घर का भेदिया लंका डाह कर दिया था। इसे अरेस्ट करके हिटलर को अदालत में भी पेश किया गया। अदालत में जब पेश किया तो जज ने पूछा, क्या तुमने गलती मानते हो, तुमने गलती की है? उसने कहा, हाँ हुजूर,
मैंने बिल्कुल गलती की है। तो गलती मानोगे? कहा ना, मैं गलती तो नहीं मानूंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जज साहब आपको तनख्वाह वेतन मिले हुए कितने महीने कितने साल हो गए? अगल बगल में जो मुझे अरेस्ट करके लाया है ये पुलिस वाला, इसी से पूछ लो। इनको तनख्वाह मिले हुए कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए? जज हुआ लेकिन रोटी मिलती है दोनों टाइम की? वो भी नहीं मिलती। तो अगर हमने अपने देश को सुधारने के लिए तख्ता पलट करने की कोशिश की और वो गलती की, तो वो गलती मैंने की है। और याद रहे, आप लोग हमें अरेस्ट कर लो, अगर अरेस्ट नहीं करोगे तो ये गलती मैं फिर से दोहराऊंगा। आप हमें फांसी पे चढ़ा दो, अगर फांसी पे नहीं चढ़ाओगे तो मैं अपने देश को सुधारने की कोशिश में फिर से करूंगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा हिंडनबर्ग को हटाने की, क्योंकि मुझे मेरे लोग खुशहाल चाहिए। जर्मन आर्य होते हैं, जर्मन बुद्धिमान होते हैं। जर्मन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ। अगर जर्मन के साथ ऐसा हुआ है तो मैं उसका बदला लूंगा। मैं वर्साई की संधि को तोड़ूंगा, वर्साई की एक भी शर्तों को नहीं मानूंगा। मैं अपने क्षेत्र वापस लूंगा जो छीनकर फ्रांस को दिया गया है। और अगर अपने लोगों को मैं रोटी देना चाहता हूं, अपने लोगों को खाना देना चाहता हूं, अपनी जर्मनी की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता हूं, और अगर ये मेरी गलती है तो मैं ऐसी गलती बार बार करना चाहूंगा। नहीं तो फांसी पे चढ़ा दो। मैं यहां से जज साहब जा रहा हूं, हमें अरेस्ट कर लो। और वहां से हिटलर निकल गया अदालत से। न जज का मुंह खुला कि वो कहता कि पकड़ो इसे, और दो दो पुलिस वाले जो बगल में खड़े थे, वो पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि पकड़ लें इसे। और न जज बोला कि पकड़ो उसे, क्योंकि जज भी जानता था, संतरी भी जानता था, इंस्पेक्टर भी जानता था, हवलदार कोतवाल सब जानता था, बंदा सही कह गया है, बात तो सही कहा है। क्योंकि उस टाइम जर्मनी के लोगों को उसका कोई मसीहा चाहिए था, उसे उस दुख से निकालने वाला कोई न कोई चाहिए था। जब ये बाहर आया तब इसने नाजीवाद यानी कि नाजीजम पार्टी की नींव रखी। नाजीजम की सोच रखा इसने। नाजीजम की पहली, वो आपको क्वेश्चन भी आएगा कि नाजीवाद की सोच क्या था, नाजीजम लोगों की सोच क्या थी। तो नाजीजम सबसे पहले युद्ध में बिलीव करता था, युद्ध में विश्वास करता था कि अगर इस दुनिया में, नाजीवाद की सोच थी कि अगर इस दुनिया में शांति आएगी तो वो एक ही चीज़ से आएगी। अगर इस दुनिया में शांति आएगी तो एक ही चीज़ से आएगी, और वो है युद्ध। युद्ध में बिलीव करता था। दूसरा, जर्मन आर्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और ये 500 किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रहने के लिए जर्मन नहीं है, वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये थी दूसरी सोच। तीसरा, नाजीवाद या नात्सीवाद, दोनों एक ही है बेटा लोग। हिंदी में नात्सीवाद भी लिखा देखोगे, नाजीवाद भी, इंग्लिश में नाजीज्म। तो नात्सी सोच ही ऐसी थी कि वो युद्ध में विश्वास करता था। उसके दाएं बाएं जितने भी लोग थे सब युद्ध की सोच रखने वाले उनके साथी थे। और राष्ट्रपति हिंडनबर्ग को हटाने के लिए अब आंदोलन पे आंदोलन, जुलूस पे जुलूस ये निकालने लगा। रोज सड़कों पर जुलूस और आंदोलन ही निकलते थे, हिंडनबर्ग को हटना चाहिए। और इसने एक किताब लिखा, नाम था मैन कैम्प, मेरा संघर्ष हिंदी में। और वो लोगों को पढ़ने को दिया। ये खेतों में जाता था, किसानों से मिलता था, सबको बताता था ये किताब पढ़ो। उस किताब में लिखा था कि जर्मनी को हम इस दुख और तकलीफ से हम कैसे बाहर करेंगे, किस तरह जर्मनी का अर्थव्यवस्था को हम ठीक करेंगे, ये सब वो लिखा था उस बुक में। और लोगों को किताब पढ़कर पूरा पता चल गया कि हमारा मसीहा आ गया। नाजीवाद पार्टी का सिंबल भी था, यानी कि चुनाव चिन्ह जो होता है पार्टी का चिन्ह, वो था इनका स्वास्तिक। स्वास्तिक का साइन आप लोग बनाना जानते होंगे, प्लस बनाकर और फिर उसमें उसको सारे लाइन को घुमाते जाओ नुकीले करके, तो वो बन जाता है। अब ये क्या करता था, हिंडनबर्ग के प्रति नफरत फैलाने के लिए
हिटलर बड़ी चालें चलता था। मतलब जुलूस आंदोलन चल रहा है, उसमें अपने विश्वसनीय साथी को आंदोलन के बीच में भेज देता था 5-8 को, और वो 5-8 4-5 लोगों को चाकू मार देता था। और इसका ठीकरा हिटलर हिंडनबर्ग पर फोड़ता था कि हिंडनबर्ग के लोगों ने हमारे लोगों को चाकू मारा है। इस तरह के काम हिटलर करवाता था। ऐसे में लोगों में हिंडनबर्ग के प्रति नफरत बढ़ती चली गई और 30 जनवरी 1933 को खुद हिंडनबर्ग ने इसे बुलावा भेजा, आओ और अपना गद्दी संभाल लो। हालांकि 1930 से ही वो काफ़ी एक्टिव हो गया था। हिंडनबर्ग ने उसे मंत्री का पद भी देना चाहा, लेकिन 33 में और 1930 में उसने इलेक्शन भी लड़ा था, उसमें भी उसे अच्छी खासी सीटें मिली। लेकिन 1933 में आकर के हिटलर ने को हिंडनबर्ग ने न्योता भेजा कि आओ और अपना चांसलर की गद्दी संभाल लो। चांसलर की गद्दी को संभालने के बाद आप तो जानते हो वाइमर गणराज्य समझाया था ना आप लोगों को। वाइमर गणराज्य को इन्होंने एक करने की ठान लिया और उसके बाद जो है ये उस पर बैठ गया गद्दी पर बैठते ही ये इसने सुधार कार्य शुरू कर दिया। आप लोग सोच सकते हो कि 33 में तो ये बैठता ही है गद्दी पर, और मात्र 6 साल में इसने क्या किया, कितनी तरक्की करा दी कि 1939 में ये वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार था। गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले तो ये इंग्लैंड का जो 6000 अरब पाउंड का जो कर्जा देता था वो देना बंद कर दिया, नहीं देंगे अब तुमको। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने अल्सेस लॉरेन, अपना कोयला का खान, सोने का खान फ्रांस सबको छीन के दिया था, सब लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही 39 में उसने आकर के पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया सबको छीन लिया फ्रांस से। अब जो करना है कर लो। अब 39 में ये आगे बढ़ता जा रहा था। इंग्लैंड अमेरिका सोकर चुपचाप देख रहा था। फ्रांस कह भी रहा था सब कुछ छीनता जा रहा है, ये कुछ करो, लेकिन इंग्लैंड ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई इसके पास इतनी ताकत शक्ति आई कहां से। तो आप लोग जान लो कि हिटलर ने अर्थव्यवस्था को कैसे सही किया। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए उसके पास ना पैसा था, ना धन था, कुछ नहीं था। ऐसा क्या किया इसने फैक्ट्री लगवाई। फैक्ट्री में यहूदियों को पकड़ पकड़ के उसमें फ्री में काम करवाने लगा। पैसा नहीं था तो हर दिन यहूदियों का ये खून निकालता था, 1 पाव आधा किलो, और उसे बेचता था इंटरनेशनल मार्केट में, उससे पैसा आता था। इसे तो 1 लाख सेना की रखने की दिया गया। इसने युंग फूक बनाया। युंग फूक में सभी 12 साल के लड़के को ही भर्ती कर लेता था और 3-4 साल की ट्रेनिंग वो अपनी खुद ट्रेनिंग देता था। युंग फूक में भर्ती बच्चे युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे और अपने हाथ से इसने 12 लाख सैनिक को तैयार किया था, और वो सब 16-17 साल के लड़के थे जो बिना पैरासूट के हवाई जहाज से कूदना जानते थे। कई कई दिन तक मिट्टी के अंदर वो दबे रहते थे, क्योंकि जब इसने 39 पे फ्रांस पे आक्रमण किया ना, तो यही बात हुई। भाई इसने क्या कर दिया। फ्रांस की सैनिक कहता है लड़ूं तो किससे लड़ूं, इसके पास सेना इतना कहां से आए। इसकी सेना बारिश की बूंदों की तरह आसमान से बरस रहा है, जमीनें फाड़ के निकलता है। 1 हफ्ते के अंदर ही फ्रांस को हथियार डलवा दिया। पेरिस के जमीन के नीचे इसके सैनिक जमीन फाड़ के निकल रहे थे। भाई कितने महीने पहले ही तुम जमीन के अंदर इसने अपने सैनिक को दबा के रखा हुआ था, कितना ऑक्सीजन देकर भेजा था इसने कि जमीन में तुम गड़े रहना, जब तुम्हें इधर से संकेत मिले कि फाड़ कर निकलो। और फ्रांस की सेना को मारते हुए फ्रांस को जीत लो। और ऐसा ही हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर इसने शुरू करा दिया। इसके पास तो शिप्स 24 बचे हुए थे।
हवाई जहाज थे भी नहीं, छोड़ा भी नहीं, लेकिन ये तो फ्रांस पर 150 से 250 एरोप्लेन के साथ एक बार में अटैक किया। जरा सोचो, 1939 में ही जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो 1942 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, और उसमें जापान ने 350 प्लेन का, फाइटर प्लेन का यूज किया था। और यहां पर हिटलर 250 प्लेन को एक बार फ्रांस पर अटैक करने के लिए भेज रहा था। इंग्लैंड की तो नानी याद करा दी थी, इतने फाइटर प्लेन इंग्लैंड पर बम बरसा रहे थे। और उस समय विंस्टन चर्चिल थे वहाँ के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के। बस उसने एक ही बात कहा कि इस हमले का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, सब ज़मीन खोद कर अंदर चले जाओ, बंकर बना लो, सब अंडरग्राउंड रहो, और हिटलर का जब तक गोला बारूद और फाइटर प्लेन है तब तक इसे बरसाने दो, उसके बाद हम इसे जवाब देंगे। जानते हो, 2 से 3 महीने तक पूरे इंग्लैंड के वासी, लंदन वासी कहाँ रहते थे? जमीन के नीचे बंकर बनाकर, तलघर में, अंडरग्राउंड में, और ऊपर बम बरस रहे हैं। ये लोग कोई जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि जर्मनी और इंग्लैंड की दूरी देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। जब वो शांत हुआ उसके बाद इंग्लैंड के फाइटर प्लेन निकले जर्मनी को तबाह करने के लिए। अब जर्मनी की बारी थी, वो जवाब नहीं दे पा रहा था। हिटलर बड़ी तेजी से जीतते हुए, अब हिटलर का सपना था कि सीधे मैं किसको जीत लूं? रसिया को। रसिया जीतते ही पूरा दुनिया हमारे कब्जे में आ जाएगा, इंग्लैंड को हराना तो चुटकियों का खेल है, ये समझता था। लेकिन जानते हो आप, दुनिया में 3 लोगों ने सपने देखे हैं वर्ल्ड विश्व विजय का। पहला सिकंदर, दूसरा नेपोलियन, और तीसरा हिटलर। तीनों के मंसूबा कभी पूरा नहीं हुआ। हिटलर पागल था। वो नेपोलियन के कब्र पे जाता था, वहां नेपोलियन से बातें करता था, वो कब्र की तरफ देखकर बोलता था, ओए तुम नहीं जीत पाए ना दुनिया को, लेकिन मैं जीतूंगा। तुम्हारा साइबेरिया में ठंड में सेना मर गए ना, लेकिन मेरी सेना नहीं मरेगी। वहां मैं इतना खाना पीना दूंगा कि साइबेरिया पार कर जाएंगे। और इसने 1 लाख सेना साइबेरिया में भेजा रसिया को जीतने के लिए, और साइबेरिया पार भी कर गया, क्योंकि इतना मीट, इतना ज़्यादा शराब, ये वो सब कुछ गर्म वाली चीज़ें देकर साइबेरिया 1 लाख सेना पार कर गया और पहुंच गया स्टालिनग्राद में। लेकिन स्टालिनग्राद की लड़ाई में इसकी सेना हार गई, और यहीं से शुरू होता है जर्मनी का खात्मा। क्योंकि एक साथ 92,000 सेना खाना पीना और ठंड के कारण स्टालिनग्राद में मर गए। साइबेरिया से निकल गया था, लेकिन स्टालिनग्राद में जब पहुंचा तो वहां पर में दीवारें जो थी वो सोचा कि दीवार तोड़ेंगे, गेट खुलवाएंगे, अंदर घुस के अपना खाना पानी लेंगे, सिटीजन से छीनेंगे। लेकिन रशियन सेना की मदद सिटीजन कर रहे थे, और ना तो ये दीवार तोड़ पाया, ना दीवार को फांद कर पाया, ना गेट खुलवा पाया। और जब तक हिटलर खाना पानी, रसद, गोली बंदूक भेजता, और भेजा भी था, लेकिन 92,000 सेना उसकी वहां ठंड में सिकुड़ कर जो जैसे बैठे रहे वैसे ही मर गए सब। बाद में खाना पहुंचा भी तो खाने वाला कोई था ही नहीं। और स्टालिनग्राद की लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की एक अहम लड़ाई थी। यहाँ से जर्मनी अब कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था। नाजी का वर्ल्ड व्यू बता ही दिया मैंने कि नाजी को की सोच क्या थी दुनिया के प्रति, कि दुनिया पर नाजी राज करेगा। जर्मन आर्य होते हैं, और दुनिया में अगर शांति आएगी तो किससे आएगी? युद्ध से ही आएगी। और ये जिप्सी, पोलैंडी और यहूदी, इन तीनों से बहुत नफरत करता था, जो मैंने आपको बता ही दिया कितने को मारे इसने। अब रेशियल यूटोपिया शुरू किया। युंग फोक वर्ड समझ गए ना, ये वर्ड सब पहले नहीं था, याद रखना। ये यूटोपिया, युंग फोक, यूथनेजिया, ये सब वर्ड हिटलर के डिक्शनरी से निकला था। दुनिया को पता ही नहीं चले कि ये क्या कर रहा था।
ये तो यूटोपिया कर रहा था, यानी कि जातिवाद। यहाँ पर में सिर्फ जर्मन लोग रहेंगे, सारे यहूदी यहाँ से निकलो, और सारे यहूदी को निकाल कर घेटो भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? घेटो। घेटो पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा स्थान था। आप लोग इस फिगर में देख सकते हो कि क्या था। ये एक बूढ़ा इंसान, एक चटाई के बराबर ही उसके पास जगह है, इतने में उसकी पूरी फैमिली रहेगी। ये है यहूदी का हाल। अब जब उसके हिटलर के साथी ने उसे बताया कि घेटो में हम सबको यहूदी को भेज तो दिए, लेकिन वहां बीमारियां बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही है, क्या करें? तो उन्होंने बताया कि काम करो, फिर उसको वहां से उठा के लाओ, और इसी ट्रेन में इससे निकालकर यहूदियों को लाते थे, और इस ट्रेन में निकालकर लाते और फिर उसको नहीं, उनको बोलते थे कि तुम लोग गंदे हो गए हो, इस हॉल में जाओ और इस हॉल में जाकर नहा लो। जब वो लोग हॉल में जाते थे तो अपने जूते चप्पल जो है वो निकाल कर बाहर जाते थे। वो ये देख लो, वो जूते चप्पल का फोटो पिक्स लगाए गए हैं। अंदर गए, नलका खोला, उसमें से जहरीली साइनाइड गैस निकलता था, सूंघते ही 12 सेकंड में मौत, और सब अंदर ही मर जाते थे। उनके कपड़े का ढेर देखो, कपड़े को भी बोलते थे बाहर खोल के जाओ गंदे, अंदर तुम्हें मिलेगा अच्छा कपड़ा, लेकिन अंदर नहा के खोला, सब मर गए, और उन लाशों को ये लोग एक साथ सामूहिक दफन कर देते थे कहीं पर में। और ऐसे 10 लाख को मार डाला था, 60 लाख यहूदियों को मार डाला था इसने, 10 लाख पोलैंडी को। यही नहीं, ये जो फैक्ट्रियों में उनसे काम करवाता था, 3 दिन में एक आटे की लोई, एक रोटी देता था खाने को यहूदियों को। यहूदियों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? ये क्या करता था तुम्हें पता है? यहूदियों की क्या हालत कर दिया था इसने। अब आप लोग, आज भी हिटलर को पसंद करने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि उसने जो अर्थव्यवस्था की 6 साल में तरक्की कराई वो हो ही नहीं सकता इसलिए, लेकिन इसकी जो करतूत पता चलेगा तब सोचना कि ये अच्छा था या बुरा था। लेकिन ये भी तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसको बुरा बनाया किसने, इतना बुरा हुआ कैसे। ये वो उसका भी कारण वर्साई की संधि थी, इतना बुरा बनाने वाले का भी। यहूदियों के साथ एक 3 दिन में एक रोटी, रोज एक पाव खून निकालेगा, और उसको ये यहाँ पर यातना शिविर का लकड़ी का बना हुआ डिब्बा है, इसी में बंद करके रखते थे रात को, और सुबह पे फिर सब इस हालत में बीमार पड़ जाते थे। रोज खून निकालना, एक भी कोई खांसा, बुखार है, फैक्ट्री में काम करते हुए गिर गया तो हिटलर का सख्त आदेश था उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाना है, वहीं गोली मार देनी है। चौक चौराहे पर जर्मन लोग आते थे मस्ती करने के लिए, और उस मस्ती करने में क्या करते थे ये लोग, जर्मनी के लोग। और सबसे बड़ी बात आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेगा, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वहां पर में अंदर में घुसे सारे पत्रकार पूरी दुनिया का, और जर्मनी के इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोगों से पूछा कि आप लोग कर क्या कर रहे थे, जो कुछ हिटलर कर रहा था आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाए, मानवता को इसने शर्मसार किया है। और जर्मनी के लोगों में ऐसी बातें कैसे भर गई। आम आदमी में, चलो एक आदमी हिटलर बुरा हो सकता है, वो उसका दिमाग अत्याचार से भर गया, लेकिन आम आदमी चौक चौराहे पर मस्ती करने के लिए आते थे, चाकू लेके, तलवार लेके, और 2-3 यहूदियों को पकड़ के लाते थे। उस यहूदियों के बच्चे को, यहूदी को ऐसे उठा करके ऊपर फेंकते थे, और फिर उसे तलवार घोंपते थे ऐसे ऐसे। ये खेल था इन लोगों का। यहूदियों को रेस्टोरेंट, चाय के ढाबा पर काम में रखते थे, लेकिन जब जर्मन लोग वहां खाने के लिए आते थे तो वो लोग जो कोई नए गन, नए बंदूक का, उस समय में नए बंदूक का आविष्कार हो रहा था, नए बंदूक खरीद कर लाता, और दोस्त सब मिलकर सोचता कि इसको ट्राई कहां करें, चेक कहां पर करूं। तो रेस्टोरेंट में जो काम और टेबल साफ करने वाले यहूदी होते थे उसको गोली मारकर ट्राई करते थे। मर गया वहीं, कोई मतलब नहीं था किसी को।
ये हालत किया था इसने यहूदियों के साथ। आज पता है ना यहूदी कितना ताकतवर है। आज पूरी दुनिया कह रहा है युद्ध रोक, लेकिन इसी तकलीफ ने से इतना मजबूत बनाया कि आज यहूदियों को अमेरिका एक यहूदी देश 90 लाख सिर्फ देश में आबादी है उसकी, और एटम बम भी बनाकर रखा हुआ है इसने। इसके युद्ध का, इसके फाइटर प्लेन का कोई जवाब नहीं है दुनिया में। यही यहूदी जिसके बारे में बताया कि हिटलर ने क्या किया, इसी यहूदी को 45 देशों ने मिलकर एक साथ अटैक किया था और उसको भी हरा दिया था। ये अकेले 90 लाख वाला 6 डेज वॉर है नाम यहूदी। इस यहूदी के साथ मैं कह रहा हूं हिटलर से अच्छा कोई होता ही नहीं। अगर हिटलर सिर्फ ये काम नहीं करता, यहूदियों के साथ इतना निर्दयता नहीं दिखाता, तो जानते हो अगर कोई भी यहूदी आवाज उठाता तो ये देख रहे हो, ये 10,000 वोल्टेज वाले बिजली के तार हैं, उस पर फेंकवा देता था उठा के। अगर किसी ने आवाज तक भी उठाई या गोली मार देते थे। ये हालात किया था इसने। अब हम आप लोगों को 4th लेसन, ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में आप देख रहे हो कई सारे लेसन हैं। तो 4th लेसन यूथ इन नाजी जर्मनी, वो हम 3rd पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो आप लोग ये 2nd पार्ट बन गया है, आप लोग इसे पढ़ें, जाने, फिर बार बार वीडियो देखो हमने क्या सब बताया है। और अभी कुछ और वर्ड आने बाकी है। जिन जिन को लोगों को ये पकड़ कर लाता था ना घेटों से, और साइनाइड गैस से जहरीली गैस देकर मारता था, तो कई लोग जर्मनी लोगों ने पूछा भी ये क्या क्या कर रहे हो। कहा नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो यूथनेजिया दे रहे हैं। युंगफोक, यूटोपिया और यूथनेजिया, ये 3 वर्ड आज आपने सीखे, और भी वर्ड आएंगे। यूथनेजिया मतलब होता है दया मृत्यु। हम इन गंदे लोगों को दया मृत्यु दे रहे हैं। यूथनेजिया ये अपने ही देश के लूले लंगड़े लोगों को भी यूथनेजिया देता था कि जी कर क्या करेंगे, हम तो इनको दया मृत्यु दे रहे हैं। ये हालात हिटलर ने कर दिया था। ओके बच्चों, तो हम अगले तीसरे पार्ट को भी पढ़ेंगे इसका, और कुछ बताएंगे, और फिर हम जानेंगे हिटलर अच्छा था या बुरा था। अब युंगफोक में यहाँ के एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि हिटलर कौन सा एजुकेशन चला रहा था, क्या चला रहा था, ये सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2nd वर्ल्ड वॉर ऑनलाइन के बच्चे भी देखें, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।